हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल केक 2.5 पाउंड्स का, और वो मैं अपनी खुद की बर्थडे के लिए बना रही हूँ। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, आप लोगों ने पूरी देखनी है और वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप नहीं करिएगा। अच्छा जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बेकिंग कर ली थी एंड देन उसके बाद केक को 6 लेयर्स में कट कर लिया था। सो मैं आज आप लोगों को लेयर्स भी दिखाऊंगी, लेयर्स का टेक्सचर दिखाऊंगी कि किस तरीके से होता है और कितने मज़े का ये लग रहा होता है। अगर आप लोगों को पाइनएप्पल केक की रेसिपी चाहिए ना, सो लाजमी कमेंट से मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। सो ये लेयर्स हैं, लेयर्स की थिकनेस आप लोग देख लो, लेयर्स का टेक्सचर आप लोग देख लो। मैं नीचे ये बटर पेपर लाइनिंग जो है वो लगा के फिर उसके बाद बेकिंग करती हूँ, तो फिर बहुत अच्छी सी बिल्कुल सॉफ्ट सी लेयर नीचे से रहती है, हार्ड नहीं होती। वरना अगर हम खाली मैदे की कोटिंग करें सो लेयर नीचे से थोड़ी हार्ड हो जाती है। सो आप लोग भी फिर ये यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये आप लोग देख लो, सोकिंग के लिए पाइनएप्पल केक में मैं जो टिन होता है पाइनएप्पल का, उसके अंदर जो सिरप आता है ना, मैं वही यूज़ करती हूँ फॉर द सोकिंग। ठीक है, सिरप की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, तो अगर आप लोग ज़्यादा केक बना रहे हो तो उसको आप ज़्यादा इस तरह कर सकते हो कि सिरप निकाल लो, टिन में से अलग कर लो। सिरप में थोड़ा सा आप गर्म पानी डालोगे, एक आध चम्मच, 1 टेबल स्पून के जितनी चीनी, जितना भी मीठा पसंद करते हो वो डाल के उसको हल्का सा चूल्हे पे पका लें, ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाए, फ्लेवर्स का प्रॉपर बैलेंस हो जाए। उसके बाद आप ठंडा करके उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जब यहाँ पे जो मैंने टिन यूज़ किया था ना, ये इम्तियाज़ ब्रांड का था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये लिया है। उससे पहले पोलैंड का यूज़ करती थी। सो इसमें एक मुझे फ़ायदा ये लगा, एक तो उसका फ्लेवर बहुत मज़े का है, और दूसरा ये कि इसके अंदर ये जो चंक्स है ना पाइनएप्पल के, ये पहले से इस साइज़ में है, बाइट साइज़ में है, कि मुझे इसको दोबारा से कट करने की ज़रूरत नहीं है। वरना वो जो पोलैंड का होता है वो बहुत लंबे लंबे गोल रिंग्स होते हैं, फिर आपको उनको कट करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर एक जो है आपका टाइम बच जाता है, कटिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पहले से ही उस साइज़ में है कि फिर कट करने की नीड नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे आप लोग देखो कि मैं सबसे पहले क्रीम लगाती हूँ और उसके बाद पाइनएप्पल की जो है वो एक लेयर सेट हो जाती है, एंड देन पाइनएप्पल की लेयर सेट होने के बाद मैं ऊपर एक लेयर रख रही हूँ। कुछ लोग ये करते हैं कि पाइनएप्पल लगा के एंड देन फिर क्रीम के साथ दोबारा ऊपर से क्रीम लगा रहे होते हैं, तो मैं इतनी ज़्यादा क्रीम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि अगर आपने केक अपना दूर ट्रैवल करवाना है, कहीं दूर भेजना है, तो जब क्रीम बहुत ज़्यादा होती है तो केक के डिसबैलेंस होने का या लेयर्स के स्लिप होने का ख़तरा होता है। तो ट्राई करें, कोशिश करें कि क्रीम का यूज़ पाइनएप्पल केक में कम ही करें, क्योंकि एक तो हम उसको जब लेयर सोक कर रहे हैं तो सोकिंग से केक का वेट बहुत बढ़ जाता है, और फिर क्रीम इस काबिल नहीं होती है, या इतनी उसके अंदर कह लें आप लोग सख्त नहीं होती है कि वो लेयर्स को होल्ड करके रख सके। तो क्रीम का जितना यूज़ आप कम करो उतना बेहतर होता है। सो दैट्स द थिंग। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे लेयर्स की लॉकिंग जो है वो साथ साथ करनी है, वो बहुत ज़रूरी स्टेप है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब क्रीम लगाती हूँ, एक लेयर रखती हूँ, उसके ऊपर एक और रखती हूँ। मैं पैलेट नाइफ़ को चला के उसको लॉक करती हूँ, ताकि उसके क्रम्बल्स जो हैं वो सेट हो जाएं, प्रॉपर लेयर लॉक हो जाए। क्रीम साइड पे लगा के उसकी लॉकिंग करके देन हम नेक्स्ट लेयर की तरफ जा रहे होते हैं। और आपने एक और चीज़ नोट की होगी, अगर आप लोग कर रहे हैं अभी, सो वो ये है कि जब मैं लेयर लॉक कर देती हूँ उसके बाद मैं उस लेयर के ऊपर सोकिंग करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग ये कह रहे होते हैं, मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बतानी थी, कमेंट्स भी आ रहे थे कि उन लोगों की लेयर सोकिंग के बाद जब फैल जाती है, केक जो है वो फैल जाता है, नीचे वाली लेयर छोटी ऊपर वाली बड़ी। ये क्यों हो रहा होता है? ये इसलिए हो रहा होता है कि आप एक के बाद एक लेयर तो रख रहे हो, पर नीचे वाली को आप लोग साइड से लॉक नहीं कर रहे हो। और अगर लॉक भी कर रहे हो तो पहले उसकी सोकिंग कर देते हो ऊपर वाले की, फिर लॉक करते हो, तो क्या फ़ायदा? ऊपर वाली तो फैल जाएगी ना। पहले लॉक करो फिर उसके बाद सोकिंग करो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप लोग मेरी एक से पिछली और उससे पिछली वीडियो में भी जाके ये स्टेप सीख सकते हो। सो इसीलिए कहती हूँ मैं प्रॉपर वीडियो देखा करो, हर एक स्टेप को देखा करो, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप वीडियो को अच्छे से समझो और सीखो। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए केक, मैंने आप लोगों को बताया था ये 2 अगस्त की वीडियो है और मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, यहाँ पे मेरा जो ड्रेस था उसके 2 मेन कलर्स थे, एक था कॉपर कलर और एक था वो स्किनिश सा कलर। सो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलें 2 कलर्स को मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब आप लोगों ने यहाँ देखा है, मैंने पहले क्रीम लगाई है, पोर्शन में लगाई है, और बहुत कम लगाई है, मुझे बहुत क्रीम नहीं पसंद है। और उसके बाद स्क्रैपर से मैंने ये पैटर्न दिया है। ये पैटर्न अब आप किस तरह दे सकते हो, इस तरह दे सकते हो कि एक तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
अदर देन दैट क्या करना है आपने, नीचे से जो टर्न टेबल है ना, टर्न टेबल की मूवमेंट करनी है और अपना जो हाथ है वो एक जगह स्टेबल रखना है। पहले नीचे से चलाना है एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आप स्क्रैपर को ऊपर लेके जा रहे हो, हाथ आपका एक ही जगह पर है और नीचे से आपका टर्न टेबल घूम रहा है। सो बस दैट्स द ट्रिक और उससे आपका ये अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। अब मैंने केक को जाके रख दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रिज में, जो कि रहेगा 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छा, अभी आज मैं यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग यूज़ कर रही हूँ फॉर नेम राइटिंग, वो आप लोग यहाँ पे देख लो। मैंने 2 से 3 कलर्स को मिक्स किया है, रेड, ऑरेंज एंड येलो, एंड देन ये प्यारा सा कॉपर सा कलर बना लिया है। अच्छा, ये वो पार्सल है जो मुझे बेका टी से मुझे रिसीव हुआ था। मैंने उनसे ऑर्डर किया था। प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा है, चीज़ अच्छी होती है तो प्राइसेस होती हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। ठीक है, मैंने ये राइटिंग का माउल्ड मंगवाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा था, सो मैंने सोचा था चले मैं ये मंगवाऊंगी एंड देन आप लोगों को फीडबैक भी दूंगी। सो ये अपर केस और लोअर केस है। आज मैं अपर केस को यूज़ नहीं कर रही हूँ, लोअर केस को यूज़ करके मैं अल्फ़ाबेट राइटिंग कर रही हूँ। सो आई एम राइटिंग माई नेम, दैट इज़ माई विश। और फिर आप लोग यहाँ पे राइटिंग भी इसकी सीख सकते हो कि हमने क्या करना है। सबसे पहले थोड़ी सी फॉन्डेंट लेनी है, उसे सॉफ्ट करना है हाथ में एंड देन यू हैव टू यूज़ द ग्लव्स की हेल्प से। एंड देन देखिए आप उसको हैंड मूवमेंट से, स्पेसिफिकली अपनी फिंगर्स की हेल्प से उसके अंदर फिल इन कर रहे हैं। एंड देन जब एक एक्यूरेट अमाउंट फिल हो जाता है उसके बाद हम उसे नाइफ़ से कट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने कॉर्नफ्लावर का यूज़ करना है, क्योंकि ये फॉन्डेंट ना जब आप अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हो तो बहुत स्टिकी होने लग जाती है। ऑब्वियसली हीट की वजह से वो स्टिकी होने लग जाती है, तो आपने कॉर्नफ्लावर का यूज़ करना है ताकि वो साथ ही साथ उसको ड्राई भी करता रहे। और बस यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रही थी। ये बहुत प्यारा माउल्ड है और आप लोग भी मंगवा सकते हो। मुझे ये 2 का सेट मिला है, वो सिंगल नहीं देते हैं, अपर केस लोअर केस एक साथ ही दे रहे होते हैं। सो आई गेस 8000 तक का मुझे ये पड़ा था और साथ वो स्प्रिंकल्स उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिए थे। तो मैंने आप लोगों को इस माउल्ड की वर्किंग सिखा दी है कि किस तरह से होगी। ठीक है, आपने इसके अंदर फिलअप करके अपना जो अल्फ़ाबेट है और फिर थोड़ी देर उसको छोड़ दें 1 आध मिनट तक ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। देन उसके बाद इस तरह से उल्टा करके माउल्ड को पीछे से प्रेशर देते हुए आप आराम से अपना अल्फ़ाबेट निकाल सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने अपना नेम जो है वो निकाल लिया था और बस उसके बाद अब मैं अपनी एज भी कट करूँगी। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि मैं कितने और अगर आप लोगों को ये जानना है कि कटर्स मैंने कहाँ से लिए हैं, सो ये जो नंबर्स कटर हैं ये मैंने लिए थे बेक अवे से। सो आप लोग भी मंगवा सकते हो। पहले इनके पास आउट ऑफ स्टॉक हुए हुए थे, मगर शुक्र है कि अब जो है वो इनके पास स्टॉक में थे और मैंने अभी ही मंगवाए हैं। पहले जो था वो मैं नंबर मैनुअली खुद बना रही होती थी, ब्लेड से कट करके, कटर से या नाइफ़ से एंड कट करके बहुत मुश्किल होता है टू बी ऑनेस्ट। सो कटर्स हों तो बहुत आसानी हो जाती है। आई गेस 800 रुपीज़ का मैंने ये सेट मंगवाया था जो कि बिल्कुल रीज़नेबल था। सो आप लोगों को भी अगर चाहिए तो आप लोग भी मंगवा सकते हो। उसके बाद ये वेव्स का पैटर्न कितना कोई प्यारा लग रहा है। अब जो ट्रिक है ना वो ये है कि मैंने केक को अच्छे से चिल किया था फ्रिज में फॉर अबाउट आइसिंग के बाद ना 2 से 3 घंटे के लिए। उससे क्या होता है कि जो क्रीम हमने लगाई है वो ड्राई हो जाती है। जब क्रीम बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती है तो जब हम उसके ऊपर अपना ये फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाते हैं तो फॉन्डेंट के टॉपर्स स्लिप नहीं होते। हम लोग अमूमन क्या गलती कर रहे होते हैं कि उसी वक्त केक की आइसिंग की और जल्दी जल्दी ऑर्डर देना है तो हम उसी वक्त ही अपने फॉन्डेंट टॉपर्स उस पर चिपकाते हैं, फिर जाके केक को रख देते हैं फ्रिज में। और जैसे ही हम फ्रिज में रखते हैं तो बस उस पर मॉइस्चर और आने लगता है और फॉन्डेंट की वजह से भी, केक की वजह से भी, और फिर फॉन्डेंट टॉपर्स जो स्लिप हो के नीचे जा रहे होते हैं। सो ये एक ट्रिक है, आप लोगों ने यही करना है। एक तो पहले प्री ऑर्डर्स लो भैया और फिर उसके बाद जो है वो आपने केक को स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रिज में रख देना आइसिंग के बाद, ताकि 2 से 3 घंटे उसको एटलीस्ट रेस्ट मिल जाए। उसके बाद आप उस पर फॉन्डेंट टॉपर्स आराम से लगाएं, कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने अपना नेम बिल्कुल केक की सामने फ्रंट पे लगा दिया है और अब यकीन करें वो हल्का सा भी अपनी जगह से टच से मस नहीं हुआ था। और इस तरह से मैंने फॉक्स बॉल्स लगा दी थी, ये नॉन एडिबल होती हैं, ग्लिटर प्लस जो मैट फिनिशिंग वाली थी, दोनों को मैंने मिक्स करके लगा दिया था। स्प्रिंकल्स भी मैंने इस पर थोड़े स्प्रिंकल कर दिए थे, बड़े छोटे साइज़ के। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई केक। अब आप लोगों ने बताना है कि मेरा केक लग कैसा रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट कैसा लग रहा है और ओवरऑल चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।